हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका समास, जो कंपटीशंस में, किसी भी कंपटीशंस में इसमें से 2 से या 3 क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका समास, है ना। तो समास पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, समास क्या है और इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, तो पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप यानी कि बहुत बड़ी बातों को भी छोटे रूप में कह देना, संक्षेप, है ना। तो समास का शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेप। और इसकी परिभाषा क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना नया सार्थक शब्द। 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका अपना अर्थ हो, समास कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या हुई? 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे राजकुमार, राजकुमार का अपना एक अर्थ होता है राजा का कुमार, यानी कि राजा का कुमार, तो इसका अपना एक अर्थ होता है, ये अर्थहीन कभी नहीं होगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो समास में प्राय 2 पद होते हैं। समास में क्या होता है? समास में प्राय 2 पद होते हैं। और कौन कौन से पद होते हैं? 2 समास में प्राय 2 पद होते हैं। एक पहला पद जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, एक पहला पद जिसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पूर्व पद कहते हैं। और एक है अंतिम पद, अंतिम पद को हम प्यारे बच्चों उत्तर पद कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तर पद। तो यानी कि प्रथम पद जो पहला पद है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो अंतिम पद है उसको कहते हैं हम प्यारे बच्चों उत्तर पद। देखिए, समास से इन दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो यहीं से क्या होता है, कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है कि जो समास है, जो समास का एक शब्द है, उसके अंदर 2 पद होते हैं और इन दोनों पदों को अलग अलग हम कर देते हैं, तो वो प्रक्रिया, वो तरीका क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समास पढ़ना है बहुत अच्छे लेवल पर, कि कंपटीशन में कहीं भी कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये समास का कौन सा पार्ट है, किस समास के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, तो जब तक आपको समास विग्रह नहीं आएगा तब तक आप पर समास पढ़ना नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, आपको अगर समास को एक लेवल पे लेके जाना है चैप्टर को, तो इसके लिए हमें समास विग्रह कैसे होता है, शब्दों को हम कैसे तोड़ते हैं, ये आना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे संधि, वो बच्चा कभी भी संधि का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा जिसको संधि विच्छेद नहीं आती होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि समास विग्रह का आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है समास विग्रह? क्या कहलाता है? 2 पद जो होते हैं उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे राजकुमार, ये एक समास हुआ और इधर इसका ये विग्रह हम करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? राजा का कुमार। और एक बात और ध्यान रखना है,
जब भी हम समास का समास विग्रह करते हैं तो इसके अंदर दो पद होते हैं, ये पूर्व पद और ये मेरे प्यारे बच्चों उत्तर पद। ये दोनों भी अपने अपने अर्थ में होते हैं, अर्थात इनका भी शुद्ध अर्थ होता है, ये अर्थवान होते हैं, ये शुद्ध वर्तनी में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी में लिखे जाएंगे, इनके अपने शुद्ध अर्थ होंगे। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी उठाएंगे और तोड़ देंगे, है ना। ऐसा शब्द ये बिल्कुल नहीं बनेगा कि जिसका अपना कोई अर्थ ना हो, तो ये अर्थवान होते हैं। ठीक है, तो राजकुमार, राजा का कुमार, घुड़सवार, घुड़सवार, तो क्या लिखेंगे, घोड़े पर सवार। देखो दोनों पदों के अपने अपने अर्थ होते हैं। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देख लेना दोनों पदों के अपने शुद्ध अर्थ होते हैं, अर्थात समास विग्रह के अंदर जहाँ से आप समास विग्रह करते हैं, शब्द को तोड़ते हैं, तो पहला शब्द और जो बाद वाला पद होगा और पहला पद जो होगा वे अपने अर्थ में होते हैं, अर्थवान होते हैं और शुद्ध वर्तनी में होते हैं। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा जाता है कि आशीर्वाद, उज्ज्वल, देखा ना अपना एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी कि वाक्यों को, शब्दों को हम शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनकी बात करेंगे आगे। तो देखिए इस तरह से आप समास विग्रह करेंगे तो ये शब्द, ये पूर्व पद हुआ और ये उत्तर पद हुआ, लेकिन बात ध्यान रहे कि ये अर्थवान होते हैं, इनके अपने अपने अर्थ होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रचना में प्राय समास 6 प्रकार का होता है। रचना में समास प्राय, जैसे रचना मतलब जो हम लिखते हैं और जो हम पढ़ते हैं, है ना, वहाँ पर समास कितना प्रकार का रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, समास जो है वो 6 प्रकार का रखा गया है। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 4 द्विगु समास। और नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो रचना में समास मेरे प्यारे बच्चों, रचना में समास जो है वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका कर्मधारय समास, और तीसरा है तत्पुरुष, और चौथा है द्विगु, और पांचवा है द्वंद्व, और छठा है बहुव्रीहि समास। हर समास की अपनी एक पहचान होती है। मैं प्यारे बच्चों आपको उनकी पहचान बताऊंगा कि इनकी पहचान क्या होती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान लगा कर बैठे और अपना रजिस्टर में इनको नोट्स करें बहुत अच्छे तरीके से। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, चाहे वो आपका UPSSC का कोई एग्जाम हो, RO ARO का हो, टेट हो, है ना, UPSI हो, कांस्टेबल हो, तो जहाँ भी हिंदी आती है अगर समास आता है तो आपकी पहुँच का क्वेश्चन आने वाला है। बस आप जो है इसको ध्यान से समझ लेना, इनकी एक पहचान होती है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उस पहचान पर आप काम करेंगे। ठीक है, तो यहीं से कई बार मेरे प्यारे बच्चों जो समास का नाम होता है इसी से कई बार क्वेश्चन आए गए हैं हमारे यहाँ। तो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, या द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में कौन सा समास प्रधान होता है। नहीं तो किसी में पहला पद होगा, किसी में पूर्व पद होगा, किसी में दोनों पद होगा, किसी में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहीं पे, देखिए कि अव्ययी भाव सबसे पहले आता है, तो इसी में आपको लिखना है कि पूर्व पद प्रधान। बस ध्यान रखना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अव्ययी भाव समास सबसे पहले है, तो अव्ययी भाव समास जब सबसे पहले है तो पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। अब हम किसकी बात करते हैं, द्वंद्व की। देखिए
पहले प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं के बीच झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो कहते थे भाई द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों युद्ध किसके बीच होता है? भाई युद्ध किसके बीच होगा? जो बराबर के होंगे। ठीक है भाई, जो कमज़ोर होंगे तो उनके बीच तो युद्ध नहीं हो सकता। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जैसे आप बहुत ताकतवर हो और मैं कमज़ोर हूँ तो मेरे आपके बीच में युद्ध कैसे हो जाएगा? नहीं, है ना। तो ये युद्ध किसके बीच होता था? बराबर के लोगों के बीच युद्ध होते थे पहले, जैसे पानीपत के युद्ध हुए हैं, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ है। तो हमेशा दो ताकतवर लोगों के बीच युद्ध हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि द्वंद्व का मतलब है बराबर युद्ध होना। ठीक है, तो बराबर का मतलब क्या होगा? दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान। भाई जब बराबर के हैं तो इसका मतलब दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व बराबर के लोगों में होता है, झगड़ा दंगा बराबर के लोगों में होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बराबर है, यानी कि दोनों समान है। तो द्वंद्व में दोनों पद जो है वो समान होंगे। अब देखिए बहुव्रीहि समास की बात कर लेते हैं। बहुव्रीहि समास, देखिए बेटा, इसकी स्टार्टिंग में नाम क्या है? बहु। इसके आरंभ में नाम क्या है? बहु। भाई गांव में चलते हैं, गांव की बात करते हैं। देखिए गांव में जब जाती है कोई औरत घूंघट निकाल के, तो कहते हैं भाई ये तो फलाने की बहू है। कोई कहता है नहीं ये तो उसकी, मुझे तो राममेर की बहू लग रही। और एक कहते हैं नहीं यार मुझे तो सुदेश की बहू लग रही है। तो बाद में पता चलता है कि तो धर्मवीर की बहू है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तीन लोग हो गए। भाई एक ने कहा कि मनोज की बहू है और दूसरे ने कहा कि नहीं यार ये तो सुधीर की बहू है। लेकिन पता क्या चला? पता चला कि तो रामवीर की बहू थी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझे ना मेरी बात? क्या कि बहू है, गांव देहात में हम जा रहे हैं और गांव में एक बहू है घूंघट निकाल कर जा रही है। एक ने कहा कि ये तो मनोज की बहू है, एक ने कहा कि तो सुधीर की बहू है। लेकिन पता चला कि इन दोनों की नहीं बल्कि तो किसी अन्य की है, यानी कि रामवीर की बहू थी। तो ये हुआ अन्य। यहां से क्या रिजल्ट निकला? अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, यानी कि कोई तीसरा है यहां पर, कोई तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए आप कितने इजी तरीके से आप इनको रटना नहीं बिल्कुल भी कि भाई इसमें पूर्व पद, इसमें उत्तर पद, इसमें दोनों पद, बिल्कुल नहीं रटना। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वीडियो को थोड़ा सा आप अच्छे से जब समझोगे तो ये एकदम से क्लियर हो जाएंगे। द्वंद्व में क्या है? दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो यहाँ दोनों पद प्रधान। बहु, पहला इस नंबर पकड़ लीजिए आप, इसका पहला शब्द पकड़ लीजिए बहु। बहु यानी किसकी? घूंघट में जा रही है, हमको नहीं पता किसकी है। एक कहता है मनोज की, दूसरा कहता है सुधीर की, और बाद में पता चला कि यार ये तो किसी तीसरे की बहू थी, रामवीर की बहू थी। यानी कि रामवीर कौन हो गया यहाँ पर? अन्य। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात कोई तीसरा प्रधान है। यहाँ इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आप इन तीनों को इस टेक्निक के माध्यम से आप याद रखिए। अव्ययी भाव का आपको पता चला, सबसे पहले अव्ययी आता है, पूर्व पद प्रधान। द्वंद्व में झगड़ा दोनों के बीच होता है और बहु किसकी पता नहीं। तो ये तीनों याद हुए। और अब बचे तीन, क्रमधारीय, तत्पुरुष और दिगु। तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि यह आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है अव्ययी भाव समास। तो फर्स्ट प्रकार आपका पहला टाइप है आपका जिसको हम ले रहे हैं अव्ययी भाव समास। तो आज अव्ययी भाव समास पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कई बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन लगा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अव्ययी भाव से हमने क्या निकाला? अव्ययी भाव से हमने ए हटाया तो व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च होना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमने व्यय निकाला और व्यय का मतलब क्या है? खर्च होना। और अब इस व्यय के आगे क्या लगा है? अव्यय। तो अव्यय का मतलब है जो खर्च ना होता। जो खर्च ना होता। तो यहीं से इसका प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन इसके नाम में छिपी हुई है ना। तो अव्ययी भाव समास कौन सा समास होता है, इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है,
तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है कि इसमें वे शब्द पाए जाते हैं, इसमें वे शब्द पाए जाते हैं जो कभी खत्म या खर्च न हो। इसमें वे शब्द पाए जाते हैं जो शब्द कभी खत्म न हो, जो खर्च न हो, अर्थात जिनमें निश्चितता का भाव हो, जिनमें निश्चितता का भाव हो। जिनमें कैसा भाव हो मेरे प्यारे बच्चों? निश्चितता का भाव हो। चलिए, तो डेफिनेशन हुई क्या कि वे शब्द जो कभी खर्च न हो, खत्म न हो, अर्थात जिनमें निश्चितता का भाव पाया जाता है या जिसमें कार्य का होना निश्चित होता है, जिसमें कार्य का होना निश्चित होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसकी पहचान पे काम कर लेते हैं, इसकी पहचान पर काम कर लेते हैं। देखिए इसमें आपका जो आरंभ का शब्द होगा वो शब्द ये शब्द होंगे जरूर, यही पहचान है, बस यही आपको पकड़ना है बेटा। यथा, अति, प्रति, भर, हर, बे, ना, नी, से, अनु, ये शब्द जहां आरंभ में जिसके स्टार्टिंग में ये शब्द लगे होंगे वो अव्ययी भाव समास होगा। बस सीधा सा पॉइंट है आपका, इसी पे आपको काम करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अव्ययी भाव समास में क्या है? अव्ययी भाव समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? खत्म या खर्च ना होना, खत्म या खर्च ना होना, अर्थात जिनमें कार्य का होना निश्चित पाया जाए। ये लाइन आप लिख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन इसकी पहचान पे हम जो है वो इसकी पहचान पे हम सब काम कर लेते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? यहीं से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इन के शब्दों के आरंभ में ये जरूर मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। तो इनके आरंभ में मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में क्या मिलेंगे? ये शब्द जरूर मिलेंगे, जैसे यथा, यथा, प्रति, अति, भर, हर, ना, नी, से, अनु, आ। यानी कि आपके ये शब्द जो है स्टार्टिंग में मिलेंगे। यथा, प्रति, अति, हर, भर, दर, दर भी आपको मिलेगा, हर, भर और प्यारे बच्चों दर, ना, नी, बे, ना, नी, से, अनु, आ, दर और प्यारे बच्चों बे। तो ये इन शब्दों से ही स्टार्ट होंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है, अव्ययी भाव समास आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है। जिस बच्चे को आपका पता चल गया होगा कि इनके आरंभ में क्या होगा, अव्ययी भाव समास के जितने भी शब्द बनते हैं वो यथा, प्रति, अति, भर, हर, ना, नी, से, अनु, आ, दर, बे से आरंभ होकर बनते हैं। अब देख लेते हैं वो शब्द कैसे है ना। जैसे यथा, यथाक्रम, यथाशक्ति, यथार्थ, यथाशीघ्र, अर्थात जिसके आरंभ में यथा लग जाएगा, नो डाउट, आपको वहां कोई डाउट नहीं करना, सीधा क्लिक कर दीजिए, वो अव्ययी भाव समास होगा। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्येक। देखिए प्यारे बच्चों, ये उपसर्ग की बातें होती है, उपसर्ग पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा। पे में रे और उसके बाद आधा तय है, तो ये प्रत्येक होता है। शुद्ध हिंदी हम क्योंकि हमारा जो उच्चारण है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है हमारी वो खराब होती है, तो इसीलिए हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ते है ना। तो जैसे ये प्रति, ऐसे ही प्रत्येक होता है ना। तो पे के बाद में आधा तय है तो वो भी प्रति ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रत्युत्तर, प्रत्याक्षा, है ना। तो ये प्रतिदिन जहां प्रति से स्टार्ट होंगे और पे के बाद आधा तय होगा वो प्रति होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहीं से आप समझ जाना कि ये आपके अव्ययी भाव। ऐसे ही अति, अतिशीघ्र, अतिरिक्त,
अत्यंत, वो आया देखो, ए के बाद आता है अत्यंत होता है ना, क्या होता है, अत्यंत, ठीक है ना, अत्यधिक। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको यही पॉइंट, ये वाली लाइन क्लियर करनी है, पूरा का पूरा अव्ययी भाव समास आपके पास है, आप इसमें कभी मिस्टेक नहीं करोगे अगर आपको इनका पता है। जैसे भरपेट, काफ़ी बार आया है कंपटीशन में, उठा के देख लीजिए, भरपेट, भरसक, भरपूर, तो जहाँ भी भर से स्टार्ट हो जाएगा वो आपका अव्ययी भाव है। हर दिन, हर घड़ी, हर पल, है ना। तो काफ़ी शब्द हो सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हर है। ना मुराद, नालायक, नापसंद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि ये शब्द कोई मायने नहीं रखते, बस जिनके आरंभ में ये होगा वो आपका अव्ययी भाव। जैसे निकम्मा, निगोड़ा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। सपत्नीक, सपरिवार, सावधान, ठीक है प्यारे बच्चों, जो से स्टार्ट हो रहा है। अनुक्रम, अनुकूल, अनुरूप, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आजन्म, आमरण, आपादमस्तक, आजानुबाहु, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या, ये शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, सोच से परे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले, इन शब्दों से स्टार्ट होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप इनको नोट करते रहिए अच्छे से, बस ये लाइन आपको अच्छे से तैयार करनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जैसे दर हकीकत, दरमियान, ठीक है ना, दरगाह, है ना। अब बेधड़क, बेजान, बेईमान, बेगैरत। तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको ये लाइन याद रखनी है। आप जीवन में आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है, कोई रटना नहीं है आपको मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इन शब्दों के आरंभ में यथा, प्रति, अति, भर, हर, ना, नी, से, अनु, आ, दर और बे शब्द जो है ये आरंभ में लगे होंगे। जिसके आरंभ में ये शब्द लगे होंगे वहीं अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अव्ययी भाव समास की बात थी। अव्ययी भाव समास बहुत बड़ा समास है, इसका एक पॉइंट अभी हमारा क्लियर हुआ है ना। देखिए दूसरा पॉइंट है अव्ययी भाव समास का, जिन शब्दों के अंत में देखिए, जिन शब्दों के अंत में आपके पूर्वक होंगे, अनुसार होंगे, उपरांत होंगे, अनुसार, पूर्वक और अनुकूल होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं रटना नहीं, बस थोड़ी सी बातों को समझना। वे आरंभ में थे, ये अंत में है। जिन शब्दों के अंत में ये शब्द होंगे, जैसे पूर्वक, कहीं भी लिख दीजिए बलपूर्वक, कहीं भी आप लिख दीजिए बलपूर्वक, शपथ पूर्वक, विवेक पूर्वक, है ना। तो कोई भी शब्द हो सकता है। अनुसार, अवसरा, नुसार, अवसरा, नुसार, योग्यता अनुसार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जहां पर ये लगा होगा अनुसार पूर्वक, वो सब आपके अव्ययी भाव होंगे। उपरांत, जैसे विवाहो पैरांत है, विवाहोपरांत, ये लग गया उपरांत, है ना। मरणोपरांत, मरणोपरांत, है ना। अनुकूल, जैसे अनुकूल, ये अनुकूल क्या होगा आपका अवसरानुकूल। तो देखिए ये आपका अनुकूल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका लग गया है। तो जिन शब्दों के अंत में पूर्वक,
अनुसार, उपरांत और अनुकूल, अगर इन चारों में से कोई भी एक शब्द अंत में लगा होगा तो वो भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी का हम थर्ड पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड पॉइंट कहता है कि जब दो शब्द एक जैसे दिए होंगे वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये लाइन लिख लेना, जहां दो शब्द एक जैसे दिए हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। वहां पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। एक जैसे दो शब्द, वहां भी अव्ययी भाव समास आपका होता है। जैसे रातों रात, दो शब्द हो गए ना मेरे प्यारे बच्चों, एक ही और एक ही। बीचों बीच, बीचों बीच, पल पल, क्षण क्षण, दिनों दिन। ठीक है, देखो एक जैसे शब्द है, एक जैसे शब्द है, जहां पर एक जैसे शब्द होंगे मेरे प्यारे बच्चों वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, बीचों बीच, पल पल, क्षण क्षण, दिनों दिन, है ना। आमने सामने, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो है वो यहाँ पर होता है आमने सामने। ऐसे लगता है एक आमने और एक सामने, ये उर्दू का अल्फाज है आमने, शीशा को बोला जाता है ना। तो आमने सामने, ध्यान रख लेना, इसको हम द्वंद्व समास में लेके चले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आमने सामने, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का अर्थ एक ही है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास था और यहाँ ये अव्ययी भाव समास खत्म हो जाता है। मैंने इसके लिए 3 पॉइंट बताई, 3 पहचान बताई, तीनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, और ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनने वाला आपके लाइफ में कि भाई मुझसे अव्ययी भाव समास नहीं आता। ठीक है, और एकदम से कुछ नहीं होगा कि एकदम से मैं आपको बहुत तूफानी स्टेज पे लेके जाऊंगा। मैंने पहले बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि हम धीरे से काम करेंगे और सटीक रणनीति के तहत चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आपको सफलता दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, आप थोड़ा सा हम पर विश्वास कीजिए। ठीक है, और हम आपको आपकी योग्यता के अनुसार, ठीक है, वो सफलता दिलाएंगे जिस पर आप काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभिनव एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूँ वो आपको मिलती रहे। ठीक है।